नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर इस हफ्ते का ये एपिसोड लेके आए हैं इस शो पे, जिसका नाम है संकट, सुरक्षा और स्वामी। इस शो पर जैसे कि आप जानते हैं, हम देश और दुनिया से जुड़ी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इस हफ्ते हम एक बार फिर अपने पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करेंगे। सवाल जो हमने आपके लिए इस बार उठाया था वो है नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी। क्या वो कोर्ट के सामने खुद को सादिक और अमीन प्रूफ कर पाएंगे? अब हम सादिक और अमीन की गुत्थी तक भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रवीण, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि नवाज शरीफ की लौटने की खबर से पाकिस्तान में किस तरह की हलचल मची है। उनकी पार्टी में कम से कम बहुत हलचल है, चाहे बाकी देश में हो ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ जो इस वक्त मतलब अभी इंटरिम गवर्नमेंट के आने के पहले रूलिंग पार्टी थी अलायंस में, उनका काफ़ी बुरा हाल हो गया है। हम रोते रहते हैं कि महंगाई बहुत है, जो कि बात सही है, लेकिन अब सोचिए पाकिस्तान में 324 रुपये लीटर है पेट्रोल। लोग अपने बच्चों को फीस से निकाल रहे हैं क्योंकि बिजली के बहुत बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। और नेचुरली गुस्सा रूलिंग पार्टी पे काफ़ी उतरा है जी। अब PMLN की ये उम्मीद है कि अगर नवाज शरीफ वापस लंदन से पाकिस्तान लौटे, क्योंकि वो सबसे कैरिज्मेटिक लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, कि वो पार्टी की इज्जत और इकबाल किसी तरह थोड़ा बचा पाएंगे, इलेक्शन के पहले उसकी इमेज ठीक कर पाएंगे। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। इलेक्शन के डेट की बातें भी चल रही है, लेकिन खैर इस पे हम आगे बात करेंगे जी। लेकिन मोटी मोटी बात है कि अगर PMLN की कोई उम्मीद है आने वाले चुनाव में, तो इसी पे है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कैंपेन करेंगे और किसी तरह जादू कर पाएंगे। चलिए, और इस उम्मीद से पर एक और उम्मीद जुड़ी है कि उससे पहले उन्हें कोर्ट को कुछ प्रूफ करना पड़ेगा कि वो सादिक और अमीन है। ये सादिक और अमीन की गुत्थी क्या है? तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा अनयूजुअल एपिसोड रहेगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे इस पे। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत अनयूजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है जी, कि इलेक्शन लड़ने के बाद लड़ने के लिए और फिर बाद में पार्लियामेंट में बैठने के लिए किसी भी कैंडिडेट को ये स्थापित करना पड़ता है कि वो सादिक और अमीन है जी। और एसेंस इसका ये है कि एक रिलीजियस रिक्वायरमेंट है कि वो ऑनेस्ट, पायस, ट्रूथफुल मुस्लिम उनको होना चाहिए कैंडिडेट को। तो इसकी एक बहुत मज़ेदार कहानी है। एक एक्ट्रेस होती थी मुसर्रत, जो पश्तो बी फिल्में कह सकते हो, लो बजट फिल्मों की बहुत एक्ट्रेस होती थी। एक बहुत मशहूर फिल्म थी मेरी जवानी की, जिसका नाम था हसीना एटम बॉम्ब। इसका तो प्रवीण ने हमें अभी इस शो के पहले पोस्टर भी दिखाया था। आपके स्क्रीन्स पर भी वो पोस्टर आएगा, आप देखें उसे। लेकिन खैर मतलब ये बहुत ही वाहियात फिल्में थी, कह सकते हो, लेकिन फैन फॉलोइंग उनकी एक बहुत कट्टर फैन फॉलोइंग होती थी जी। और अपने रिटायरमेंट के बाद मुसर्रत साहिबा की बहुत बुराई करते थे एक रिलीजियस पार्टी के लीडर मौलाना फजलुर रहमान। और मुसर्रत साहिबा ने 1 पॉइंट एजेंडा अपने रिटायरमेंट के बनाया कि जहां भी मौलवी साहब इलेक्शन के लिए खड़े होते थे वो उनके खिलाफ लड़ती थी। तो कुछ अरसे बाद मौलवी साहब नेचुरली ये इन पर्सन ट्रोलिंग से परेशान हो गए, और उस वक्त किसी को पता नहीं था कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल 62 है। तो किसी चालाक लॉयर ने मौलवी साहब को बोला होगा कि इनको आप डिस्क्वालीफाई करिए इस क्लॉज के तहत। तो उन्होंने कंप्लेंट दिया और इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने जो जज होते हैं मुसर्रत साहिबा को बुलाया गया और बोला कि आप स्थापित करिए कि आप सादिक और अमीन हैं। उन्होंने बोला मैं कैसे स्थापित करूंगी, पत्रकार उस वक्त शामिल थे। और जज ने बोला नहीं, कुरान की आयतें आप सुनाइए। और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये तो मतलब लो बजट फिल्मों की एक्ट्रेस है, ये क्या सुना पाएगी। लेकिन कहा जाता है कि परफेक्ट अरबिक में मुसर्रत साहिबा ने कई सारे आयत सुनाए और बोला कि जज साहब और भी सुनना चाहते हैं तो आप बताइए। तो फिर वो इलेक्शन में लड़ी 2013 में, जीती नहीं, लेकिन मौलवी फजलुर रहमान साहब का जीना बहुत हराम किया और शायद आने वाले चुनाव में भी करेंगी। तो एनीवे मोटी बात है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है
अब ये कैसे स्थापित किया जा सकता है कि कोई सादिक और अमीन है, मेरे समझ के तो बाहर है, लेकिन अपूर्वा आपने कोई रिसर्च किया है इस टॉपिक पे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शायद आप भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत समझा पाएंगी। प्रवीण, थोड़ा बहुत जो पढ़ा है मैंने, अब यही समझा है कि जब अमेंडमेंट, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का था, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था, ये एक संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट द्वारा लाया गया था 1985 में। जिया उल हक लेकर आए थे इन्हें, और उन्होंने उस समय कई सारे चेंजेस किए थे उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में कई नए आर्टिकल्स भी डलवाए थे। उसमें से ये एक चेंज था, आर्टिकल 62 में उन्होंने एक बदलाव किया था, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया, ये कहते हुए कि अगर किसी को इलेक्ट होना है वहाँ की पार्लियामेंट में तो उसमें कई तरह के क्राइटेरिया दिए हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्राइटेरिया हैं, लेकिन ये जो उन्होंने एक ऐड किया क्राइटेरिया, वो उसमें ये कहा गया था कि उन्हें सादिक और अमीन होना पड़ेगा। और उसके बाद से इस रिक्वायरमेंट को कई जगह पे यूज़ किया गया है, कई राइट विंग नेताओं के द्वारा, कई जो बहुत रिलीजियस नेता हैं, धार्मिक नेताओं द्वारा यूज़ किया हुआ है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एक तरह से अखाड़े से निकालने के लिए, कि ये तो सादिक और अमीन नहीं है। और कोर्ट ने भी इसके बाद ऊपर कई बार दलीलें की है, ये कहते हुए कि ये जो दो शब्द हैं इनको ठीक तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता है। थोड़े इसका मतलब क्या होगा, आप सच्चे और ईमानदार, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप सच्चे और ईमानदार हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक समय था जब वो लोग वहाँ की पार्लियामेंट कंसिडर कर रही थी कि शायद एक और अमेंडमेंट करके, संशोधन करके इसको निकाल देना चाहिए। उस समय PMLN ने ही इसका विरोध किया था कि इस जो सादिक और अमीन की रिक्वायरमेंट है उसको नहीं निकालना चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इसी कानून के अंदर फिर नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हाथ धोने पड़े। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है अपूर्वा कि 2013 के चुनाव जब आ रहे थे, इसी में जहाँ ये मुशर्रफ साहिबा की कहानी आपको बता रहा था, तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बड़े और रिक्वायरमेंट्स भी लगाए थे। वो मिलिट्री रूलर थे कि कैंडिडेट्स को इलेक्टेड होना चाहिए। और एक फेमस किस्सा है कि एक कैंडिडेट को कराची में बुलाया गया और बहुत लोगों ने जाली डिग्री दे दी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मतलब अब अधिकांश पॉलिटिशियंस के पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं थे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे। तो एक कैंडिडेट को खुले कोर्ट में पूछा गया कि LLB का क्या मतलब होता है, और 2-3 लफ्ज़ों की स्पेलिंग उनको बतानी पड़ी। तो वो तीनों काउंट पे फेल हो गए। लेकिन हमारे एक कॉलीग है अयाज अमीर साहब, जो बहुत मशहूर पत्रकार थे, ऑपोजिट वो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि एक दो आर्टिकल उनमें लिखे थे जिसमें शराब पीने की जिक्र की थी। तो उनको ये डिस्क्वालीफाई इस वजह किया गया कि ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे। तो ये बहुत हुआ था। लेकिन हमारे मियाँ शरीफ साहब बहुत अजीब उसमें फंस गए थे, क्योंकि ये फेमस पैनामा गेट एक केस हुआ था जिसमें कहा गया था, पैनामा पेपर्स इंडिया में भी निकले थे, लेकिन उनमें कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ के अकाउंट्स थे पैनामा में और पैसे वहाँ छुपाए थे, लंदन में भी प्रॉपर्टीज़ ली थी। अब ये करप्शन एलिगेशंस कभी पूरी तरह प्रूव नहीं हुए, अभी भी इन पे विवाद है कि वो एक्चुअली सही थे, गलत थे, जो भी है। लेकिन कुछ जो एफिडेविट्स मियाँ नवाज शरीफ ने भरे थे, निकले कि वो 100% ट्रूथफुल नहीं थे, या जैसे ब्रिटिश कहते हैं वो इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ थे, कि हर चीज़ नहीं बताई थी। तो उस पर फिर कोर्ट्स ने डिक्लेयर किया, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, कि और उस वक्त एक जुडिशल बेंच ने डिक्लेयर किया कि ये सादिक और अमीन नहीं है, जबकि करप्शन का मेन एलिगेशन जो था नहीं प्रूव नहीं हुआ। अब बड़े टाइम से मियाँ शरीफ साहब फिर जेल भेजे गए, मेडिकल ग्राउंड्स पे उनको फिर जुर्माना मिला, वो सॉरी ज़मानत मिली, वो चले गए लंदन और वाइजली लंदन से वापस नहीं आए। अब उनको एक कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा इलेक्शन लड़ने के पहले कि वो सादिक और अमीन है। अब क्या वो जज को परसुएड कर पाएंगे कि लाइफ टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन की सज़ा सादिक और अमीन ना होने के लिए ज़्यादा पीरियड है, या वो परसुएड करेंगे कि एक्चुअली वो सादिक और अमीन है? ये कहना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन डेफिनेटली जज को अब जज के सामने केस लाना पड़ेगा। अभी तक उनकी प्रॉब्लम रही है कि जिस जज ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो अब देखिए नेता की बदकिस्मती, वो जाके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन 15 तारीख को, यानी आज के दिन जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर होने वाले। परफेक्ट टाइमिंग।
तो मियां नवाज शरीफ के आते आते वो किसी नए चीफ जस्टिस के कोर्ट के सामने पिटीशन ज़रूर पेश करेंगे जी। अब देखना पड़ेगा कि नए चीफ जस्टिस को वो मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। अपूर्वा, आई एम श्योर आप बहुत क्लोजली ये लीगल मनोवर फॉलो कर रहे होंगे, देखने लायक होगा। चलिए अब दर्शकों के सवालों से शुरुआत करते हैं। आशीष चावला पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं हालांकि नवाज शरीफ को सऊदी, भारतीय और अमेरिकी पसंद करते हैं और वे एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कैसे निपटना है और वे अनुभवी हैं, पहले भी एक जन नेता रहे हैं और फिलहाल उनका फौज के साथ कोई सीधा मुद्दा नहीं है। बोले लेकिन वे एक दोषी के रूप में गए और ऐसे व्यक्ति के रूप में आ रहे हैं जिसके अधिकांश मामले गायब हो गए हैं और वे अब भी इमरान की तुलना में बहुत कम लोकप्रिय हैं और अभी भी आम लोगों के बीच चोर माने जाते हैं। उनका सवाल है, पूछ रहे हैं कि आपको लगता है कि फौज प्रधानमंत्री पद के लिए पीएमएलएन के बजाय पीपीपी की ओर झुकेगी, चाहे वे सीनियर या जूनियर जरदारी हो? बोल रहे या फिर एक कमजोर पीएम के साथ पीडीएम जैसा गठबंधन फिर से होगा, लेकिन क्योंकि फौज निकट भविष्य में इमरान जैसा दूसरा जन नेता नहीं चाहेगी। कि मियां नवाज शरीफ की आशीष जी बड़ी एक ट्रैजिक, एक तरह से कह सकते हो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिश्ता रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पैदा किया था जी। जिस टाइम जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे तो उसी वक्त नवाज शरीफ को प्रॉप अप किया गया, पॉलिटिक्स में लाया गया और धीरे धीरे वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन उनकी हमेशा फौज के साथ एक बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रही है और जिस आर्मी चीफ ने जिसको उनने अपॉइंट किया उनके साथ रिश्ता बिगड़ ही गया। जैसे आपको अब लोग भूल जाते हैं, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने कू स्टेज किया मियां शरीफ के खिलाफ, वो उनके ही हैंडपिक लीडर थे और उस वक्त मियां शरीफ को लगा था कि कई लोगों को अगर मैं सुपरसीड करके जनरल मुशर्रफ को लगा दूं तो वो ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे, ऊपर से मुहाजिर है, पंजाबी नहीं है, तो पॉलिटिकल चैलेंज नहीं रहेंगे, मैं इसको संभाल लूँगा। और किसने किसको संभाला उसका वो तो इतिहास गवाह है। जनरल बाजवा जो दूसरी बार जब मियां शरीफ अनसादिक और अनअमीन डिक्लेयर होके जब हटाए गए थे, तब भी उनके हैंड पिक्ड आर्मी जनरल थे, जनरल कमर जावेद बाजवा। तो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री हमेशा चाहता है कि एक ऐसा लीडर हो जो कुछ हद तक लोकप्रिय है तो पाकिस्तान के हालत संभाल पाएगा, लेकिन इतना लोकप्रिय ना हो कि वो फौज के लिए मुसीबत बन जाए। इमरान खान के साथ भी यही हुआ, उठा के तो ले आए लेकिन फिर घबराने लग गए कि ये थोड़े ज़्यादा ही लोकप्रिय हो गए हैं, तो बेहतर है कि ये हटाए जाए। अब जहाँ तक करप्शन की बात है, मेरे ख्याल में कोई ये रीज़नेबल पर्सन डिस्प्यूट नहीं करेगा कि हर मुल्क के नेता संत नहीं होते हैं। अब चाहे मियां शरीफ हो या चाहे इमरान खान हो या पाकिस्तान के पहले लीडर रहे हो, उन सब के खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस रहे हैं। एक दूसरे पे उन्होंने बहुत कीचड़ उछाला है और हो सकता है सारे ही सच बोल रहे हों। इंडिया में भी आई थिंक 90% आवाम से आप पूछोगे कि हमारे पॉलिटिशियन क्या बहुत सादिक और अमीन है, तो शायद पब्लिक की राय कुछ और रहेगी। लेकिन क्योंकि ये लीडर्स पब्लिक को या कम से कम अपने सपोर्टर्स को कुछ बेनिफिट्स दे पाए हैं, सरकार से कुछ काम करवा पाए हैं, तो इनका होल्ड बना रहा है। अब मियां साहब बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में आ रहे हैं, कई सालों से पॉलिटिक्स प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, उनकी पॉलिटिकल नॉमिनी उनकी बेटी है और उस बात पे कई सारे लोग चिढ़े हुए हैं। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर उनके भाई हैं जो लोकप्रियता में कम है, लेकिन उनके भी एम्बिशंस है कि अपने लड़कों को आगे वो पॉलिटिक्स में लाए। और फाइनली ये आर्थिक परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि कई लोग अब या तो चाहेंगे, जैसे आपने कहा आशीष जी, कि इमरान खान आ जाए, या तो गैम्बल करना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जैसे नए लीडर पे क्यों ना चांस ले। तो ये बहुत मुश्किल चैलेंज होगा मियां शरीफ जैसे वेटरन पॉलिटिशियन के लिए भी। और दूसरा मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ कि अब ये पुराने लीडर्स और बड़ी फैमिलीज़ जो हैं, जो इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ हैं, लैंडेड फैमिलीज़ हैं, उनके खिलाफ एक चिढ़ की फीलिंग मुझे लगता है लोगों में पैदा हो गई है, चाहे वो भुट्टो फैमिली हो या जरदारी फैमिली हो।
लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अपने वालिदैन के कमाई मेहनत पे गद्दी पे बैठे हुए हैं और वो कुछ न्यू यूथ लीडरशिप चाहते हैं। फिलहाल कोई ऐसी लीडरशिप दिख नहीं रही पाकिस्तान में, लेकिन हो सकता है इसका फ़ायदा इमरान खान को हो। लेकिन याद रखिए इमरान खान भी घोषित होने के कतार पे हैं कि वो भी अब अनसादिक और अनामीन होंगे, तो वो इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे ये देखना पड़ेगा। जी, अगला सवाल प्रसन्नजीत भट्टाचार्य जी का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक खिचड़ी की मौजूदा स्थिति क्या है? आरिफ अलवी जबरन चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं, IK इमरान खान जेल में हैं, जरदारी दुबई में हैं, NS अभी भी वापस नहीं आए हैं। क्या सेना ने अपने सभी राजनीतिक विकल्प खत्म कर दिए हैं? वो बोल रहे क्या JKT, परवेज खट्टक या GDA जैसे लोग भविष्य में किसी भी तरह की सरकार बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं? देखिए एकजुट तो है, ये PDM है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट का, उसमें टेक्निकली बिलावल भुट्टो भी है, PMLN भी है, कई सारी और पार्टियां हैं जो ऑस्टेंसिबली इसलिए लगाई गई कि डेमोक्रेसी के लिए लड़े, इमरान को गिराए और आर्मी के बैक रूलर्स के खिलाफ डेमोक्रेटिक तहरीक चलाए। अब अजीब बात है कि वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही एक जनरल के सपोर्ट पे आई है और इस जनरल के सपोर्ट पे ही आगे चल पाएगी। अब अजीब सिचुएशन सबसे बड़ा ये है कि हमें पता ही नहीं है कि चुनाव होने कब वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले डेडलाइन दिया था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। अपूर्वा आपने उस पर कुछ रिसर्च भी किया था। इलेक्शन कमीशन ने फिर उस वक्त कहा था कि उनके पास साधन नहीं है उस टाइम में इलेक्शन करने के। अब कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने रेकमेंड किया कि 9 नवंबर तक इलेक्शन हो जाए। अब उस पे पता नहीं अब इलेक्शन कमीशन अमल करेगा कि नहीं करेगा, और आगे अब आने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी बेंच क्या कहेगी या नहीं कहेगी। अपूर्वा, मेरे ख्याल से इंडिया में कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा नहीं हुआ कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा ना। जी बिल्कुल, मेरी तो जितना मैं सोच सकती हूँ ऐसे कुछ इतना पेचीदा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इलेक्शंस के मामलों में मेरे ख्याल में नहीं आया है। और यहाँ मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑर्डर दे दे कि कुछ होना चाहिए तो उस पर कोई पंचायत बैठाने की संभावना नहीं है कि इलेक्शन कमीशन भी बैठेगा। लेकिन वहाँ ये अजीब सी एक सिचुएशन पैदा हो गई है। मेरे ख्याल से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ये चाहते हैं कि जितनी देर के लिए ये इलेक्शन का क्वेश्चन साइड कर दिया जाए, उनके पास उतना वक्त होगा इमरान की पॉपुलैरिटी को ख़त्म कर देने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिनों दिन जैसे आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, इसका ऑपोजिट एक रिएक्शन पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये बिजली के बिलों के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दों पे प्रोटेस्ट फिर पाकिस्तान में शहर कस्बों में उभर गए हैं। पूरी तरह हमें पता तो नहीं है कि उसका सियासी फ़ायदा किसको होगा, लेकिन डेफिनेटली अगर मैं मियाँ शरीफ के सिचुएशन में होता, मैं बहुत घबरा रहा होता। इस वक्त वहाँ उनके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रोसीजर है, एक इंटरिम गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर वाहिद काकड़ की, जो इंटरिम पीरियड के लिए अपॉइंट किए गए हैं सरकार चलाने के लिए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन के टाइम एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसमें मिनिस्टर्स भी, वज़ीर भी सारे मतलब अलेजेडली नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन अब ये इंटरिम सरकार कितने वक्त के लिए चलेगी, वो कब चुनाव बुलाएगी, हम कह नहीं सकते। जी। तो रियली एक अजीबोगरीब सिचुएशन में पहुंच गए हैं। प्रवीण, आज का आखिरी सवाल लेने से पहले दर्शकों को बता दूं कि नवाज शरीफ की वापसी पर प्रवीण ने एक आर्टिकल भी लिखा है। उसका लिंक, उस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वो आर्टिकल भी ज़रूर पढ़ें। आज का आखिरी सवाल प्रवीण संकल्प से लूँगी, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं हेलो स्वामी सर, पूरे सम्मान के साथ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये एक रेलिवेंट क्वेश्चन है? अभी जो हमने क्वेश्चन इनसे पूछा, वो बोल रहे हैं क्या ये मियाँ शरीफ की सेना के प्रति अपनी भक्ति या पार्टी साबित करने की चौथी
कोशिश नहीं है। वो बोल रहे हैं इस बार कब तक रहेगी दोस्ती, सबसे लोकप्रिय नेता को क्लीन बोल्ड कर दिया गया है और कोर्ट की शक्तियों में कटौती की गई है। ये स्पष्ट है कि इस्लामाबाद का निर्माण रावलपिंडी की कानूनी छूट प्रदान करने के लिए किया गया था। शायद आप सही हैं कि सेना कमज़ोर हो गई है, लेकिन सेना को चुनौती देने की ताकत किसी में भी नहीं है। पाकिस्तान भटक रहा है और कोई नहीं जानता कि इसे कैसे स्थिर किया जाए। संकल्प जी, इस पे फर्स्टली थैंक यू, आपने दोबारा सवाल पूछा और हमारे शो को देखने आए। इस पे कई बार इस प्रोग्राम में मतलब यही बात उठी है कि क्या सेना ज़्यादा ताकतवर हो रही है पाकिस्तान में या कमज़ोर हो रही है। मेरी, जैसे आप जानते हैं, अपनी यही राय है कि कुछ 20 साल पहले भी हम ये डिस्कशन कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि अगर किसी भी प्रधानमंत्री ने 1/10 इतनी हरकतें की या इतना सामना किया फौज का जो इमरान खान ने किया, तो वो फांसी की तैयारी कर रहे होते। आखिर मियाँ नवाज शरीफ ही जेल के चक्कर काटे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ, जेल भेज दिया गया क्योंकि क्या वो अपने ही चोजन आर्मी चीफ को हटा के अपने एग्जीक्यूटिव पावर को असर्ट कर रहे थे एक नए आर्मी चीफ को लाने की, और उस बात पे उनके आर्मी चीफ और उनकी आर्मी बागी हो गई। एज यू वेरी करेक्टली सेड, ये उनकी चौथी इनिंग्स है, हर बार उनका फौज के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया है। एंड सिर्फ नवाज शरीफ साहब का नहीं हुआ है, उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जो अलकायदा चीफ थे उनको यूएस ने एबोटाबाद में ढूंढा और मारा। उसके बाद फेमस मेमोगेट किस्सा था, उस मेमोगेट में कहता है कि उस वक्त जो इनके पाकिस्तान के सफ़ीर थे यूनाइटेड स्टेट्स में, हुसैन हक्कानी, उन्होंने एक प्रपोज़ल पेश किया कि यूनाइटेड स्टेट्स से मिलके जेन्युइन सिविलियन डेमोक्रेसी पाकिस्तान में लाएंगे और पाकिस्तान का आर्मी का इंस्टीट्यूशनल रोल ख़त्म कर दिया जाएगा। अब ऐसे कोई मेमो वाकई रियलिटी में था कि नहीं था, इस पे कोई फाइनल क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन उस वक्त लगभग जरदारी सरकार को पैरालाइज कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, और हुसैन हक्कानी साहब तब से लेके आज तक बेचारे पाकिस्तान वापस नहीं जा पाए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रहे हैं। तो जिसने भी फ़ौज का मुकाबला किया है उनको बहुत सख्त सज़ा मिली है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि इमरान खान सिर्फ मुकाबला नहीं किया, लेकिन जेल जाने के बाद भी कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर एक पे एक लाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि नए चीफ जस्टिस शायद थोड़े ज़्यादा मैनेजेबल हो या ज़्यादा हॉस्टाइल रहे, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं पा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट से ला रहे हैं। जजेस भी पॉलिटिकल एनिमल्स होते हैं, और जब वो देख लेते हैं, मेरे ख्याल से अपूर्वा, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, लेकिन मेरे ख्याल से जजेस जब देख लेते हैं कि पब्लिक मूड बहुत स्ट्रांग होता है किसी बात पे, तो वो भी मुकाबला करना नहीं चाहते हैं कभी कभी। बिल्कुल प्रवीण, जजेस को आइडियली तो आमतौर पर पब्लिक ओपिनियन से अपना ओपिनियन अलग रखना होता है, उनको अनबायस्ड होना होता है, उनको इस तरह से दिखाना होता है कि वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं, सिर्फ कानून ही उन्हें प्रभावित करता है। और इस वक्त मेरे ख्याल से कोई, मतलब पाकिस्तान में चाहे नया चीफ जस्टिस कितना ही प्रो मिलिट्री हो, जो हमें पता नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, जितना भी प्रो मिलिट्री हो, वो जानते होंगे कि कितनी नाखुशी है पब्लिक में, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी अनपॉपुलर लीडर को प्रॉप अप करे। लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान में एज ऑलवेज इंटरेस्टिंग दिन है आगे। बिल्कुल। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक तरह से, या मुझे ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि ये सारे डिबेट्स जो जैसे पहले होते थे कि जनरल साहब कोई आते थे, बंदूक दिखाते थे और सारे बैठ जाते थे, वैसे नहीं हो रहा है। एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल दिखावा या एक कॉन्स्टिट्यूशनल इल्यूजन सामने रखा जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन एक प्रिटेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हो रहा है। और ये एक बहुत बड़े आगे की तरफ मेरे ख्याल से कदम है, जिससे हमें दिखता है कि फौज अब मतलब बाहुबली नहीं है, जो करना चाहती है नहीं कर सकती। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड, बहुत ही दिलचस्प एपिसोड, यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको शो पसंद आया हो। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।